नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पांडे और ऑप इंडिया की स्पेशल सीरीज कथा मंजरी में आपका स्वागत है। कथा मंजरी में आज हम जानेंगे एक ऐसी घटना का सच जिस घटना के बारे में वामपंथियों द्वारा ब्राह्मण समुदाय और दलित समुदाय के बीच नफरत फैलाने का, जहर फैलाने का काम किया जाता है। कई बार ये लोग अपने प्रयासों में सफल भी हो जाते हैं, जिससे इनकी राजनीति तो चमक जाती है, लेकिन राष्ट्र और समाज का बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए तथ्यों के साथ, रिसर्च के साथ इन वामपंथियों के नैरेटिव को ध्वस्त करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। कथा मंजरी में आज हम भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में बात करेंगे। आप यदि एकेडमिक व्यक्ति न भी हो तो भी आज आप इस वीडियो के माध्यम से उस बैटल से जुड़े सारे मिथ और उसकी सच्चाई जान जाएंगे। आज के वीडियो के लिए हमने कई पुस्तकों का संदर्भ लिया है, जैसे रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स का संदर्भ लिया गया है। भारतीय इतिहासकारों की सूची में सबसे बड़े रिसर्चर्स में शामिल श्री जदुनाथ सरकार की पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स का संदर्भ लिया गया है। केवी कोटवाले की पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ दलित्स का संदर्भ लिया गया है और भी कई सारी पुस्तकों का संदर्भ लिया गया है, जिसके हिस्से आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे जब मैं किसी फैक्ट पर बात करूंगा। भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में आप सबने सुना होगा, और यदि नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि यह एक लड़ाई थी जो अंग्रेजों और पेशवा के बीच में लड़ी गई थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था तो उन्होंने अलग अलग हिस्से को धीरे धीरे जीतना शुरू किया। पहले बंगाल जीता, फिर अवध, फिर मैसूर, और उसी क्रम में वो महाराष्ट्र भी जीतने की ओर बढ़े। लेकिन महाराष्ट्र पर पेशवा का शासन हुआ करता था, तो महाराष्ट्र को जीतने के लिए अंग्रेजों को 3 बार युद्ध करना पड़ा, जिसे हम इतिहास में एंग्लो मराठा वॉर के रूप में जानते हैं। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था, यानी कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, वह वॉर 1817 से लेकर 1819 तक चला था। और इसी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का एक हिस्सा भीमा कोरेगांव बैटल था। यानी भीमा कोरेगांव अलग से कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एंग्लो मराठा वॉर जो चल रहा था उसी बड़ी छतरी के नीचे भीमा कोरेगांव एक छोटी सी झड़प भर थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों के पास उस समय जो सेना थी उसमें क्या होता था कि एक ब्रिटिश अधिकारी उस सेना को लीड करता था। वो लोग किसी भी इंडियन को अपनी सेना में बड़ा पद नहीं देते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी उस सेना में रहता था और उसी ब्रिटिश अधिकारी के अंडर में कई सारे अंग्रेज सिपाही भी रहते थे और कई सारे भारतीय सिपाही भी रहते थे। जो भारतीय सिपाही होते थे वो अलग अलग जाति समुदायों से आते थे। और वैसे भी भारत में सेनाएं कभी किसी एक जाति की धरोहर नहीं रही। हर जाति के लोगों ने सेना में काम किया है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का समय हो या फिर गुप्त साम्राज्य का समय हो, हर्षवर्धन का समय हो, यहाँ तक कि मुगलों का भी समय हो। ठीक उसी तरह अंग्रेजों के समय में भी हर जाति के लोग ब्रिटिश आर्मी में शामिल होते थे। अब जितना सच यह है कि ब्रिटेन की सेना में कई जाति के लोग थे, उतना ही सच यह भी है कि पेशवा की सेना में भी कई जातियों के लोग थे। अब वापस आइए आप युद्ध पे। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर, जैसा कि मैंने बोला कि 1817 में शुरू हो गया था। पूना, जिसे आज हम पुणे के नाम से जानते हैं, वह पेशवाओं का गृह क्षेत्र हुआ करता था। पेशवा वहीं से बैठकर अपना शासन चलाते थे। लेकिन जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें अंग्रेजों ने पुणे पर कब्जा कर लिया था, और उस समय मराठाओं के पेशवा हुआ करते थे बाजीराव द्वितीय। आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, उसमें जो बाजीराव थे वो बाजीराव प्रथम थे। उनके बाद नाना साहेब गद्दी पर बैठे और नाना साहेब के बाद बाजीराव द्वितीय गद्दी पर बैठे, और यह कहानी बाजीराव द्वितीय से जुड़ी हुई है। तो अंग्रेजों का भले ही पुणे पर कब्जा था, लेकिन अंग्रेज इस बात को लेकर हमेशा डाउट में रहते थे कि कभी ना कभी देर सवेर बाजीराव द्वितीय पुणे पर हमला करेंगे। हालांकि पेशवा बाजीराव का पुणे पर हमला करने का कोई प्लान नहीं था। पेशवा बस यही चाहते थे कि जो मराठाओं के छत्रपति हैं, यानी जो प्रताप सिंह महाराज हैं, यानी मराठाओं के जो अधिपति हैं, उनकी राजधानी सतारा सुरक्षित रहे। अब इसके लिए पेशवा ने सोचा कि पेशवा के पास जो 2000 की सेना है, वह सेना सतारा तक छत्रपति प्रताप सिंह महाराज के पास पहुंच जाए। लेकिन वह सेना छत्रपति तक तभी सुरक्षित पहुंच पाएगी जब रास्ते में अंग्रेजों का सामना उस सेना से ना हो, क्योंकि अंग्रेजों से सामना होगा तो लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। इसके लिए पेशवा ने एक अफवाह फैला दी। वो अफवाह यह थी कि पेशवा 28,000 की सेना के साथ पुणे पर आक्रमण करने जा रहे हैं। और पेशवा ने यह अफवाह इसलिए फैलाया ताकि अंग्रेजों का सारा ध्यान पुणे पर चला जाए और पुणे के बगल से होकर पेशवा की सेना सतारा तक पहुंच जाए। प्लान तो अच्छा था, लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो गई कि पेशवा को जितना अनुमान था, अंग्रेज उससे ज्यादा घबरा गए। और उस घबराहट में ही पुणे का जो कर्नल था, जिसका नाम था कर्नल बर्र, उसने एक दूसरे शहर शिरूर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टुकड़ियां थी उससे मदद मांग ली। अब शिरूर से कैप्टन स्टॉन्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 800 की सेना पुणे की ओर अंग्रेजों की मदद करने के लिए भेज दी।
अब यहाँ पर आप फिर ध्यान दीजिए कि पुणे के बगल से पेशवा की 2000 की सेना सतारा के लिए जा रही थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों की 800 की सेना पुणे में बैठे अंग्रेजों की मदद के लिए आ रही थी और यहीं पर दोनों टकरा गए कोरेगांव नामक जगह पर। लड़ाई हुई, एक तरफ पेशवा की 2000 की सेना थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास 800 की सेना थी। अब यहाँ पर इस देश के वामपंथियों के द्वारा एक नया खेल खेला जाता है। इस देश के वामपंथियों द्वारा यह दुष्प्रचार किया जाता है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की 800 की सेना ने पेशवा की 2000 की सेना को हराया था। और यह दुष्प्रचार वामपंथी इसलिए करते हैं क्योंकि अंग्रेजों की जो 800 की सेना थी, उस सेना में एक दलित समुदाय के महार जाति के कई लोग थे। और यह दुष्प्रचार इन वामपंथियों के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड है, क्योंकि एक तरफ तो पेशवा ब्राह्मण थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना में कुछ सिपाही महार जाति के दलित थे। तो अगर यह दुष्प्रचार फैल गया कि अंग्रेजों ने पेशवाओं को हराया था, तो देश भर में एक नैरेटिव फैलाया जाएगा कि देखो दलितों ने ब्राह्मणों को हरा दिया, और फिर इस नैरेटिव के बल पर अपनी राजनीति चमकाई जाएगी और दलितों और ब्राह्मणों के बीच नफरत फैलाकर समाज को तोड़ा जाएगा। और अपने इस प्रयास में ये लोग काफी हद तक सफल भी हुए थे। 2018 में भीमा कोरेगांव युद्ध के 200 वर्ष पूरे हुए थे। उसके उपलक्ष्य में इन वामपंथियों ने भीमा कोरेगांव युद्ध में शहीद हुए लोगों की स्मृति में बनवाए गए विजय स्तंभ के पास दलितों को बरगलाकर समाज में नफरत घोलने का काम किया था, और उसमें कांग्रेस के युवराज ने भी खुलकर इनके लिए बैटिंग की थी। बहरहाल इन सब से इतर आते हैं फैक्ट्स पर, तथ्यों पर। पेशवा की 2000 की सेना और अंग्रेजों की 800 की सेना के बीच युद्ध हुआ था। यह एक बिल्कुल तथ्यात्मक बात है जो कि सही भी है, लेकिन इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में नहीं गया था। इस युद्ध में शिरूर से जो ब्रिटिश सेना पुणे के लिए निकली थी, उसको भीमा कोरेगांव युद्ध में इतना नुकसान हुआ कि उसे वापस शिरूर की ओर जाना पड़ा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उस समय के एक सैनिक और प्रख्यात इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने अपने दस्तावेजों में इसे दर्ज किया है। जेम्स ग्रांट डफ की बात को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो समकालीन थे, उन्होंने उस युद्ध को देखा था। और दूसरी बात यह कि वो खुद अंग्रेज थे। कोई अंग्रेज भला अपनी ही सेना की हार के बारे में क्यों झूठ बोलेगा। तो वामपंथियों का पहला नैरेटिव कि उस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, यह नैरेटिव तो यहीं पर ध्वस्त हो जाता है। अब आइए उनके दूसरे नैरेटिव पर। अगर हम एक बार को उनके झूठ पर विश्वास भी कर लें और यह मान लें कि चलो अंग्रेजों ने उस युद्ध को जीता था, तो अंग्रेजों की जीत ब्राह्मणों के खिलाफ दलितों की जीत कैसे हो गई? क्योंकि पेशवा भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन पेशवा की सेना में भी तो महार जाति के लोग थे। और यह बात रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर में साफ साफ लिखी गई है। इसके अलावा क्रिस्टोफर जेफरे लॉर्ड द्वारा अंबेडकर के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, उसके पेज नंबर 19 में भी यह साफ साफ लिखा है कि महार जाति के लोग पेशवा की सेना में जाकर ट्रेनिंग लेते थे। तो आप खुद सोचिए कि अगर पेशवा की सेना में भी महार जाति के लोग हैं, अंग्रेजों की सेना में भी महार जाति के लोग हैं, तो अंग्रेजों की जीत ब्राह्मणों के ऊपर महारों की जीत कैसे हो जाएगी? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और ऐसा नहीं है कि वामपंथियों के पास यह कॉमन सेंस नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग धूर्तता कर रहे हैं और समाज में ब्राह्मणों और दलितों के बीच में नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पेशवाओं और महारों के बीच कितना अच्छा संबंध था, इस बात को ये लोग छुपा ले जाते हैं, क्योंकि वो बात बताने से इनको राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा, समाज एकजुट होगा, ये ब्राह्मणों और दलितों के बीच में नफरत नहीं फैला पाएंगे। ये लोग खैर भले ना बताएं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पेशवा और महार समुदाय के लोग कितने घनिष्ठ थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर जो पुस्तक लिखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि छत्रपति शिवाजी का महारों के प्रति ऐसा स्नेह था कि उनकी सेना में बड़ी संख्या में खुद से महार शामिल होते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे राजा राम, उन्होंने महारों के एक सेनापति शिवनाग महार को कलाम्बी गांव गिफ्ट में दे दिया था। इसके अलावा महारों के एक और सेनापति नागनाग महार ने शिवाजी के लिए वैरतगढ़ का किला जीता था और उसे जीतकर शिवाजी के पुत्र राजा राम को दे दिया था। बाद में उन्हीं नागनाग महार को सतारा का पाटिल बनाया गया। और ये सारी बातें हिस्ट्री ऑफ महार रेजिमेंट पुस्तक के पेज नंबर 12 में लिखी हुई है। लेकिन आपको इन वामपंथियों में से कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शिवनाग महार या नागनाग महार की प्रशंसा करता हो, क्योंकि अगर ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई तो फिर ये लोग ब्राह्मणों और दलितों के बीच में झगड़ा कैसे करवाएंगे। ब्राह्मण पेशवा और दलित महार समुदाय के बीच जो प्रेमपूर्ण संबंध था, वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके और भी उदाहरण हैं। जब पेशवा माधवराव जी का जन्म हुआ था, तो पेशवा बालाजी बाजीराव ने खुशी जाहिर करते हुए महारों को 300 हेक्टेयर भूमि दान में दे दी थी, जिसे बोलचाल की भाषा में आप लगभग 25,000 बिस्वा जमीन कह सकते हैं। और यह बात भी कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी के ऊपर एच कोटानी द्वारा लिखी गई पुस्तक के पेज नंबर 70 में लिखी हुई है। मध्यकाल में भारत के कुछ इलाकों में बेगारी की व्यवस्था थी। बेगारी का मतलब होता है कि कोई आपसे काम करा ले और उसके बदले में आपको पैसा ना दे।
महाराष्ट्र की ओर इस बेगारी को वेट कहा जाता था। आमतौर पर जो तथाकथित नीची समझे जाने वाली जातियां थी वो इसकी पीड़ित ज्यादा हुआ करती थी। महार जाति भी इसकी पीड़ित थी। लेकिन जब माधवराव पेशवा बने तो 1770 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले इस वेट को यानी इस बेगारी को खत्म किया। और इस बात के भी साक्ष्य हमें गोविंद सरदेसाई द्वारा लिखी पुस्तक न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास के पेज नंबर 562 में मिलती है। ऐसे और न जाने कितने उदाहरण हैं जो इतिहास में बिखरे पड़े हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो मैं आपको इसलिए नहीं दे पा रहा हूं कि आप बोर हो जाएंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो मुझे भी नहीं मिले क्योंकि हमारी रिसर्च की भी एक लिमिटेशन है। महारों और पेशवाओं के ऊपर जितनी सारी किताबें होंगी वो सब तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जितने उदाहरण मैंने आपको दिए इससे आपको साफ साफ देख लिया होगा कि ब्राह्मण समुदाय से आने वाले पेशवा और दलित समुदाय से आने वाले महार जाति के लोगों के बीच में कितना अच्छा संबंध था। तो आप देखिए कि भीमा कोरेगांव बैटल में सबसे पहला नैरेटिव जो वामपंथियों ने बनाया कि उस युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा को हरा दिया था, वह पूरा प्रोपेगेंडा उसी समय के ब्रिटिश सैनिक जेम्स ग्रांट डफ का यह डॉक्यूमेंट ध्वस्त कर देता है, जिसमें वो बताते हैं कि अंग्रेज उस युद्ध में हारे थे। उसके बाद वामपंथियों ने ब्राह्मणों के ऊपर महारों की विजय का जो दूसरा प्रोपेगेंडा फैलाया, उसको भी कई इतिहासकारों ने फैक्ट के साथ ध्वस्त किया है कि पेशवा की सेना में भी कई सारे महार थे और अंग्रेजों की सेना में सिर्फ महार नहीं बल्कि कई और जातियों के लोग भी थे। इसके अलावा इन वामपंथियों ने वर्षों से दलितों को भड़काकर महार जाति को भीमा कोरेगांव बैटल का हीरो बनाकर समाज में ब्राह्मणों और दलितों के बीच में नफरत बढ़ाने का काम किया है। अगर दलितों को किसी वॉर का हीरो ही बनाना था तो उनको महाभारत का हीरो बनाना चाहिए था। महार जाति के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण समय तो तब था जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 132 में इस बात का जिक्र है। सोमवंशी महारों ने महाभारत में कौरवों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और कौरवों का वध किया था। तो जब गर्व करने वाली इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं तो किसी झूठ पर क्यों गर्व करना? क्यों राजनीति और स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बनना? सदियों से इसी भारत भूमि पर हिंदू समाज मिलजुल कर रहा है। हाँ, कुछ कमियां जरूर रही हैं जिनको लगातार सुधारा जा रहा है, उनको सुधारा भी जाना चाहिए, लेकिन उस सुधार के क्रम में यह ध्यान रखना होगा कि किसी के हाथों की कठपुतली बनकर हिंदू समाज में विद्वेष न पैदा हो। हमारा समाज हमेशा से म्यूचुअलिज्म पर यानी एक दूसरे की मदद पर चला है। आप में से कई लोग जो गांव में पले बढ़े होंगे और गांवों की शादियां आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि गांव में जो ठाकुर लोग होते हैं, ठाकुर मतलब मैं यहाँ राजपूतों की बात नहीं कर रहा, जो नाई लोग होते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में उनको भी ठाकुर कहा जाता है। हमारे यहाँ जब तक ठाकुर जी लोग नहीं आते हैं तब तक बारात नहीं निकलती है। इसके अलावा बिना कुम्हारों के कोई शादी सफल नहीं होती है। शादियों के खाने में जो पूड़ियाँ चलती हैं, अरहर के तने से बने हुए बड़ी सी टोकरी में जो पूड़ियाँ रखी जाती हैं जिसे हम लोग झाबा कहते हैं, वह झाबा भी दलितों के यहाँ से बनकर आता है। हर दूल्हे का अक्षत और हल्दी के साथ श्रृंगार किया जाता है और उस श्रृंगार में भी दलित महिलाओं का योगदान होता है। तो एक व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके जन्म के संस्कार में, उसके विवाह के संस्कार में, उसके अंतिम संस्कार में हर जगह हिंदू समाज में दलितों का रोल आपको देखने को मिलेगा। बिना दलितों के हिंदुओं का कोई भी संस्कार पूरा नहीं होता है। इसलिए आज समय की जरूरत है कि हम हिंदू समाज के इस अटूट बंधन को पहचानें और अपने जातीय गौरव की सिद्धि के लिए किसी प्रोपेगेंडा का, किसी राजनीतिक षड्यंत्र का और वामपंथियों के दुष्प्रचार का माध्यम न बने।